गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज मिल रही है आप सबको? हेलो, सर। आवाज मिल रही है ना? यस सर। चलिए। तो पिछले क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया था। किसी को कोई प्रॉब्लम है बताइए। कुछ ऐसा चीज जो आपको समझ में नहीं आ रहा था और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, बताइए। सर, हाँ इलिस्ट्रेशन नंबर 4 में से हाँ। दिया हुआ है परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियडिकल इंक्लूडिंग हम्म 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स। ये हम्म। वाला सर। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखेंगे कि टोटल कितना दिया हुआ है। टोटल कितना दिया हुआ है? 29,000। 29,000। ठीक है जी। तो पेरियोडिकल्स जो है, पेरियोडिकल्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये एक्सपेंडिचर है। तो अगर हमने 29,000 के बुक्स परचेज किए और पेरियोडिकल्स भी परचेज किए, बुक्स और पेरियोडिकल्स कुल मिलाकर के टोटल 29,000 का परचेज किए, तो बुक्स परचेज क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बुक परचेज क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्योंकि हम किसी लाइब्रेरी के लिए या किसी एनजीओज के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए अगर हम बुक्स खरीदते हैं तो बुक्स किस लिए खरीदते हैं? ऑब्वियस है, अंडरस्टूड चीज है कि लाइब्रेरी के लिए खरीदा जाएगा। तो लाइब्रेरी में बुक्स वो लंबे समय तक यूज में रहेगा, तो बुक्स पे किया गया खर्च जो है वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट पेरियोडिकल्स पे किया गया खर्च क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होकर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो जब 29,000 में 19,000 बुक्स का है, तो बाकी के पैसे 10,000 रुपये वो किसके हैं? सर फिर से। पेरियोडिकल्स के। यस सर, पीरियडिकल्स। हम मार्केट गए, हम मार्केट गए और हम क्या किए कि एक फर्नीचर खरीदे और हम कुछ स्टेशनरी का सामान खरीदे। कुल मिला के 2,000 रुपया खर्च हुआ और उसमें ये कहते हैं कि फर्नीचर का दाम 1,200 रुपया है। तो 1,200 जो फर्नीचर का दाम है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो तो बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा जाएगा। लेकिन 800 का जो आपने स्टेशनरी का सामान खरीदा, ये तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो आप क्या कीजिएगा? यस। 2,000 में से 1,200 फर्नीचर का माइनस कर दीजिएगा, तो बाकी जो बचेगा वो किसका हो जाएगा? स्टेशनरी का हो जाएगा। तो सिमिलरली यहां पर भी 29,000 रुपीज, हाँ, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स परचेज है, उसमें से बुक्स परचेज माइनस कर दिया 19,000, तो 10,000 जो है वो एक्सपेंडिचर के रूप में रह गया और वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर और किसी क्वेश्चन को कुछ नंबर पूछना है? सर क्वेश्चन नंबर हाँ 40 बोलिए। में सर, क्वेश्चन नंबर 40 में सर हाँ डिफेंस हाँ। बॉन्ड क्या होता है? देखिए, हर गवर्नमेंट जो है बहुत तरह के बॉन्ड बेचती है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि एक जनरल व्यक्ति, एक जनरल पर्सन क्या करेगा कि उसमें इन्वेस्ट करेगा। देखिए, बॉन्ड में और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है कि बॉन्ड जो है हम खरीदते हैं, जैसे मान लिया जाए कि कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस डिवेंचर बेचती है, शेयर बेचती है और बॉन्ड बेचती है। तो शेयर बिल्कुल अलग चीज हो जाता है, लेकिन बॉन्ड और डिवेंचर के बारे में समझे। डिवेंचर में क्या है कि अगर हमने डिवेंचर के पर्पस में अगर लोन दिया है, यानी पैसे दिए हैं,
इन्वेस्ट किया है, तो हमें डिवेंचर का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो एक सर्टेन पीरियड के बाद हमें रिटर्न होगा, और जब तक वो प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न नहीं होता है तब तक उस पर एवरी ईयर हमको एक सर्टेन परसेंट से इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ में आई? Yes, बॉन्ड sir. में क्या होता है, बॉन्ड में क्या होता है कि हम बॉन्ड में 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, और हमें बीच के पीरियड में कुछ भी मिलेगा नहीं, इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। एक सर्टेन पीरियड इंड होने पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जोड़ करके मिलेगा। तो इस तरह के चीजों को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि LIC में लोग पैसे जमा करते हैं तो उनको एक क्या मिलता है, पैसा जमा करने के अगेंस्ट में उनको एक बॉन्ड मिलता है। बॉन्ड पेपर वो संभाल करके रखते हैं। बॉन्ड पेपर क्या करते हैं, हर इंश्योरर जो है वो क्या करता है, संभाल के रखता है, और 10 साल 20 साल के लिए अगर वो इंश्योरेंस कराया है तो 10 साल जब उसकी मैच्योरिटी पूरी होती है तो फिर उसको क्या होता है, बीच के पीरियड में उसको कुछ भी रिसीव नहीं हुआ इंश्योरेंस कंपनी से, सीधे एंड ऑफ द 10 ईयर, एंड ऑफ द 5 ईयर्स उसे क्या मिलेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो बॉन्ड और डिवेंचर में यही डिफरेंस है। डिवेंचर में इंटरेस्ट एवरी ईयर रिसीव होता जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट सबसे लास्ट में मिलता है, और बॉन्ड में क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जोड़ करके लास्ट में मिलता है। अब आप पूछ रही हैं कि डिफेंस बॉन्ड को खरीदा गया, तो आप बताइए आपने ये पैसा जो लगाया है क्या आपने खर्च किया है? नहीं जी, हम तो इन्वेस्ट किए हैं कि हम 50,000 रुपया जो है 5 साल के बाद 55,000 मिलेगा। यस और नो? Yes, sir. तो डिफेंस बॉन्ड, डिफेंस वालों ने, डिफेंस डिपार्टमेंट ने बॉन्ड बेचा तो डिफेंस बॉन्ड हो गया। जैसे पोस्ट ऑफिस से किसान विकास पत्र बिकता है, आपको और भी बहुत सारे बॉन्ड पेपर बिकते हैं, तो पब्लिक उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, एक सर्टेन पीरियड के बाद विथ इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न किया जाता है। एनी प्रॉब्लम? तो जो हम बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एनी प्रॉब्लम? और कुछ जानना है? बोलिए। बाकी लोग, जानवी, बाकी लोग बताइए भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? सर आप लोग रिप्लाई ही बहुत देर से देते हैं। 10 बार पूछने पर जो है एक बार आप लोग रिप्लाई दीजिएगा यस सर। जैसे लगता है कि बोलने में भी आप लोगों को कुछ पैसा लग रहा है। तो आइए जो क्वेश्चन दिए थे उसको चेक कर लें। कितने लोग ज्वाइन कर गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन दिए थे उसको चेक कर लेते हैं, और आप जो ये प्रॉब्लम अभी जो क्रिएट किया गया, पूछा गया जो भी, उसका हम सॉल्यूशन बता दिए। तो क्या आपको कोई दिक्कत है? No, sir. अब यहाँ पे देखें तो धीरे धीरे हमारी जानकारी बढ़ेगी, एक बार में हम क्योंकि कुछ भी याद नहीं करवा रहे हैं। चलिए, तो जैसे 40 नंबर में क्या था कि जो रिसीट दिया हुआ है और जो पेमेंट दिया हुआ है उसमें से हमें रिसीट में आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रिसीट हमारे किस नेचर के हैं, कौन से रिसीट हमारे रेवेन्यू नेचर के हैं, और जो भी रेवेन्यू नेचर के रिसीट होंगे वो इनकम साइड में लिख दिया जाएगा, और पेमेंट साइड में से जो पेमेंट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का होगा उसे हम एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे। तो सबसे पहले रिसीप्ट साइड में देखें तो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, और हमने थ्योरी में पढ़ा था कि सब्सक्रिप्शन जो होता है वो क्या होता है, रेवेन्यू रिसीप्ट होता है, इसलिए इसे इस साइड में, यानी किस साइड में लिखा गया बच्चों, इनकम साइड में। आगे कहता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एसेट्स होता है। इन्वेस्टमेंट जो होता है क्या होता है, एसेट्स होता है।
और इसके बारे में आपको जो कॉन्सेप्ट दिया गया था सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट दिया गया था। कहा गया था कि एसेट्स का सेलिंग प्राइस यानी एसपी इनकम नहीं होता है, इनकम नहीं होता है, उससे होने वाला प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट इनकम होता है और लॉस एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन एसपी दिया हो और कॉस्ट नहीं दिया हो तो क्या हम प्रॉफिट और लॉस निकाल पाएंगे? बोलिए, क्या हम प्रॉफिट और लॉस निकाल पाएंगे? प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए एसपी के साथ साथ बुक वैल्यू का भी होना जरूरी है, यस और नो? यस सर। तो ये जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये फिक्स्ड एसेट्स का एसपी है, ये नहीं लिखा जाता है, इससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस लिखे जाएंगे। लेकिन चूंकि इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू यानी कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको एज्यूम करेंगे कि जितने का कॉस्ट था उतने पर ही नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में सेल कर दिया गया, यस और नो? जी सर। आइए अगला दिया हुआ है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ओल्ड फर्नीचर भी क्या है? एसेट्स है, और एसेट्स जो बेचा जा रहा है उससे हमें पैसे कितने प्रोसीड हो रहे हैं, कितना पैसा रियलाइज हो रहा है? 30,000 रुपया, जबकि उस फर्नीचर का बुक वैल्यू दिया हुआ है, बुक वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40,000 रुपया। तो इससे यह पता चल गया कि भाई एसपी जो है वो बुक वैल्यू से कम है, तो ये क्या होगा? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स का मतलब क्या? एसेट्स का नाम क्या है? फर्नीचर, राइट। और आपको थ्योरी में बताया गया था कि इस लॉस 10,000 को कहाँ दिखाया जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाएगा, ऐसा थ्योरी आपको बताया गया था, हाँ या ना? चलिए अब ये यहाँ पर दिखा दिया गया है लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बहुत अच्छी बात है। डोनेशन जो है, तो डोनेशन केवल दिया रहता है तो उसे हम कंसीडर करते हैं जनरल डोनेशन में, और डोनेशन को हम दिखाए हैं इनकम में। अब आते हैं सैलरीज, हमारा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेंट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, स्टेशनरी जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट डिफेंस बॉन्ड, फर्नीचर और बाइसिकल ये तीनों ही हमारे एसेट्स हैं, और इसे हम नहीं लिखेंगे, जो लिखना था लिख लिए। और अब हम इसका चेंज निकालें तो क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो 9,10,000 है, डेबिट साइड का टोटल जो है वो 3,50,000 रुपये से कम है, इसलिए यह 3,50,000 रुपये सरप्लस कहलाएगा। तो राजन के द्वारा बनाया गया यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिल्कुल सही है, इन्हीं का नहीं बाकी जितने लोग बना करके भेजे हैं ऑलमोस्ट सबका सही है। तो जो लोग बनाए हैं वो एक बार मैच कर लें, ठीक है, और मैच करने के बाद, और जो नहीं बनाए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है जी? बोलिए ना। यस सर। यस। चलिए अब बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आज का क्लास हमारे लिए कुछ खास इम्पॉर्टेंट है, और ये रीज़न ये है कि बच्चे आपको बताया गया है कि इनकम साइड में कोई भी इनकम, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो, चाहे कोई भी स्टेशन ये एंट्रेंस फी हो, एडमिशन फी हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी इनकम है अगर वह दिया हुआ है तो उसका जो अमाउंट लिखना है वो कौन सा लिखना है? करंट ईयर का, ओनली रिलेटेड टू करंट ईयर। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा, और एक्सपेंडिचर साइड में जो भी एक्सपेंसेस लिखने हैं वो कब का लिखना है? केवल करंट ईयर का, केवल करंट ईयर का। अब बात आती है कि ये करंट ईयर का जो एक्सपेंसेस है और करंट ईयर का जो इनकम है, जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में शो करते हैं, इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में दो तरह की बातें हैं। एक है स्टेटमेंट बना करके निकालना और एक है अकाउंट बना करके निकालना। अब देखो, अगर किसी को स्टेटमेंट बनाने आता है
तो उसको यूं चुटकी बजा करके हम अकाउंट बनाना सिखा देंगे। अगर उनको अकाउंट बनाना आता है तो उनको यूं चुटकी बजा करके स्टेटमेंट सिखा देंगे। बहुत आसान चीज है। तो आखिर उसके लिए हमें करंट ईयर का इनकम या करंट ईयर का एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो बच्चे यह ध्यान देना होता है कि जो हमें सब्सक्रिप्शन के रूप में जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इन द हेड ऑफ सब्सक्रिप्शन, उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने आपको यही बताया था कि प्रीवियस ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग अगर है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो उसे क्या करेंगे? लेस करेंगे करंट ईयर में। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को करंट ईयर में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। प्रीवियस ईयर के रिसीव्ड इन एडवांस को करंट ईयर में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और करंट ईयर के रिसीव्ड इन एडवांस को क्या करेंगे? तो लेस करेंगे। ऐसा हमने आपको बताया था। सेम कॉन्सेप्ट इनकम पे लागू होता है और सेम कॉन्सेप्ट किसी एक्सपेंस पे लागू होता है। कोई दिक्कत है आपको? बताइए, समझ में बात आई? नो सर। अब देखिए तो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, देखो यहां पे। अब देखो, ये जो हमने आपको याद करवाया है, तो ये जो हम आपको याद करवाए हैं, तो हम अकाउंटिंग किस ईयर का करते हैं? हम अकाउंटिंग किस ईयर का करते हैं? करेंट ईयर। करंट ईयर का करते हैं। कभी कभी क्या होता है बाबू, जरा ध्यान से सुनना कि हमने यहाँ प्रीवियस ईयर के बारे में क्यों लिखा है और नेक्स्ट ईयर के बारे में क्यों लिखा है। कभी कभी क्या होता है कि हमें करंट ईयर का ही जनरली बनाना होता है। करंट ईयर का रिसीट एंड पेमेंट, करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर और करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाना होता है। लेकिन कभी कभी जब आप एडवांस पढ़ेंगे, यानी जब आप और आगे जाके बहुत दूर तक पढ़ाई करेंगे, CA CS वगैरह की पढ़ाई करेंगे, तो एक साल बैक का भी बैलेंस शीट बनाना हो सकता है, ठीक है? या फिर नेक्स्ट ईयर, यानी हम सपोज कीजिए कि हमेशा करंट ईयर का दिया रहेगा, आपको प्रीवियस ईयर का क्या बनाना होगा? बैलेंस शीट। तो ऐसे स्थिति में अगर करंट ईयर में अगर आउटस्टैंडिंग माइनस हुआ है तो प्रीवियस ईयर में वो क्या होगा? अगर कोई चीज करंट ईयर में अगर माइनस हुआ है तो वो प्रीवियस ईयर में क्या होगा? प्लस होगा। बोलिए, अरे नहीं बोल रहे हैं। चलिए, आप लोग अभी उतना ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, अभी आप सिंपल सा इतने पर ध्यान दीजिए। बोलिए क्या लिखा हुआ है? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में क्या किया जाएगा? माइनस। प्रीवियस ईयर का प्रीपेड या रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर में क्या करेंगे? ऐड। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में क्या करेंगे? ऐड। और प्रीपेड और रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का क्या करेंगे? लेस। कोई दिक्कत? नो सर। अब आइए, जब हमको स्टेटमेंट बनाना होता है तो स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट है। अगर हम कोई भी इनकम ले लें तो लिखेंगे उस इनकम का नाम, इनकम या एक्सपेंडिचर रिसीव्ड या पेड ड्यूरिंग द ईयर। बात समझ में आ रही है? अब कहिएगा कि सर ऑब्वियस है, इनकम के लिए क्या लिखेंगे? बोलो, इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यस और नो? इनकम जब लेंगे तो इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, और जब एक्सपेंस लेंगे तो एक्सपेंडिचर पेड
ड्यूरिंग द ईयर। बात समझ में आई? हमने दोनों को एक ही फॉर्मेट में रखा है। बात समझ में आ रही है? जी सर। अब लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्सपेंडिचर कौन से ईयर का? आप लोग बोलिए, नहीं तो मेरा सुबह से ही बोलते बोलते मुंह दुखा गया है। आप लोग अगर रिप्लाई नहीं दीजिएगा तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है, वरना हम बोल करके चुप हो जाएंगे। रिसीव्ड इन एडवांस या प्रीपेड, देखो रिसीव्ड इन एडवांस यूज होता है इनकम के लिए और प्रीपेड यूज होता है एक्सपेंस के लिए। तो रिसीव्ड इन एडवांस या प्रीपेड इनकम या एक्सपेंडिचर कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर का ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्सपेंस करंट ईयर का क्या होगा? ऐड होगा। और रिसीव्ड इन एडवांस या प्रीपेड इनकम और एक्सपेंडिचर करंट ईयर का क्या होगा? लेस होगा। और इस तरीके से जब ऐड लेस करके यहाँ जो अमाउंट आएगा, इसी अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर शो किया जाएगा। किस में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जैसे मान लिया जाए कि हम सब्सक्रिप्शन के बारे में, ये फॉर्मेट आपको ध्यान में आ गया जी? कराएं इलस्ट्रेशन? यस सर। इलस्ट्रेशन कराएं? चलिए यस सर। अब आइए इलस्ट्रेशन कराते हैं। बुक में जिस तरह से लाइन बाय लाइन दिया है हम उस तरह से नहीं पढ़ाते। हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे आपको पढ़ना है और क्वेश्चन करना है। हाँ, ये अलग बात है कि हम सारे क्वेश्चन को कराएंगे, ए टू ऑल क्वेश्चन कराए जाएंगे। पेज नंबर 1.23 निकालेंगे आप सभी, पेज नंबर 1.23 निकालेंगे। निकाल लिए? जी सर। निकला कि नहीं निकला? निकला। यस क्या सर। हुआ जी? क्या हुआ? एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर। दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। यस सर। यहाँ सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो यहाँ पर इनकम का नाम क्या हो गया? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। लिखा हुआ है बच्चे? बोलो। यस सर। लिखा हुआ है। इस पैसे को सबसे पहले यहां लिखना है। अब देखो ये दो चीजें ऐड कर रहा है, ये दो चीज को ऐड कर रहा है और इसको लेस कर रहा है। देखो दो चीज ऐड में और दो चीज लेस में। देखो प्रीवियस ईयर जो भी है, प्रीवियस ईयर जो भी है वो है बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर, बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर। यानी हमेशा एक बात समझिए, हम कहें कि 31/3/2020 का कोई भी बैलेंस 1/4/2020 का क्या होता है बताइए? इसका एंड बैलेंस यानी इसका क्लोजिंग बैलेंस, इसका ओपनिंग बैलेंस होता है कि नहीं होता है? बताइए ना। यस सर। तो हमेशा ही जो प्रीवियस ईयर होगा वो करेंट ईयर के बिगिनिंग का होगा। तो आपके में प्रीवियस ईयर नहीं दे करके क्या दिया है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर का जो भी फिगर होगा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का जो भी फिगर होगा वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा। यस और नो? जी सर। तो देखिए लिख रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर यानी एट द एंड ऑफ द ईयर दिया है ऐड में, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी प्रीवियस ईयर दिया है। जी सर बोलो जल्दी। जी हाँ। और ये दो चीजें लेस किया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर का लेस किया है एट द एंड ऑफ द ईयर। बोलो हाँ या ना? यस सर। जी सर। अब देखो बच्चे,
ये तो हुआ स्टेटमेंट, ये क्या हुआ? स्टेटमेंट हुआ, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। अकाउंट किसको बोलते हैं? तो देखो अपने बुक में देखो, दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, दिया हुआ है। यस सर। तो करना क्या है, ध्यान से सुनो। ये सब्सक्रिप्शन जो होता है ये इनकम होता है और ये क्रेडिट बैलेंस होता है। कोई भी इनकम कौन सा बैलेंस होता है, जल्दी बताइए? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होता है। तो देखो ये अमाउंट, ये अमाउंट और ये अमाउंट तीनों रहेगा क्रेडिट में। ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों रहेगा डेबिट में। और डिफरेंस आएगा डेबिट में, तो वहां पर लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्योंकि इनकम क्रेडिट होता है और जो भी जुटने वाला है वो भी किधर लिखा जाएगा, क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। अब आप देखो, जैसे आपका दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर या बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बाई में लिखा है, देखो पढ़ो, एडवांस सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द बिगिनिंग दिया है जी। जो करंट में रिसीव होगा वो तो कैश मिला होगा, जो करंट में मिलेगा वो कैसा पैसा मिलेगा, कैश या बैंक के थ्रू मिलेगा कि नहीं? यस सर। तो बाई में बैंक या कैश लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, ये ऐड वाला हो गया बाई में। ये दो चीजें लेस वाला डेबिट में लिखा, यस डेबिट में डिफरेंस आया, डेबिट में डिफरेंस आएगा और लिखा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो आप देख रहे हैं बोल्ड लेटर में दिया हुआ है, बैलेंसिंग फिगर। यस और नो? यस सर। चलिए, बाकी लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जानवी का आवाज आ रहा है। बाकी लोगों के माइक खराब हो गए हैं, पता नहीं। अब यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट नोट में लिखा गया है, इंपॉर्टेंट नोट समझना बहुत जरूरी है। कहता है कि इफ एनी इनकम और एक्सपेंडिचर आर गिवन ईयर वाइज, मीन्स प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर सेपरेटली गिवन। मतलब सर समझाइए, मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब बच्चा ये हुआ कि इसमें, पहले इसमें समझिए, इसमें आपके सब्सक्रिप्शन दिए गए होंगे, सब्सक्रिप्शन दिए गए होंगे, मान लीजिए 1,00,000 रुपया, और ये सारे इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में होंगे। कहाँ होंगे बच्चे? एडजस्टमेंट में होंगे। यानी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन 1,00,000 रुपया हमें रिसीव हुआ है, ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? तो ये हमारे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीप्ट साइड से पता चल रहा है। बात समझ रहे हैं? जी सर। लेकिन या इस कंडीशन में, यानी जो दूसरा कंडीशन है, हम यहाँ कह रहे हैं कि इनकम किस तरह से दिया है, ईयर वाइज। जैसे आपको बताए थे ना, सब्सक्रिप्शन लिख करके डैश दे दिए, 17, 18, 19, 17 का 5,000, 18 का 1,00,000, 19 का 20,000, और ये टोटल बाहर में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन 1,25,000। बात समझ में आई? अंतर समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्या है, ईयर वाइज दिया हुआ है सेपरेटली। 17 का अलग दिया है, 18 का अलग दिया है, 19 का अलग दिया है। लेकिन ऊपर वाले में क्या था, सब्सक्रिप्शन एक ही बार दिया हुआ था 1,00,000 रुपया, और बाकी जो प्रीवियस ईयर का कितना है, करंट ईयर का कितना है, ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ दिया है, एडजस्टमेंट में। कहाँ दिया है?
एडजस्टमेंट में। लेकिन जब हमारा रिसिप्ट साइड में कोई भी इनकम ईयर वाइज दिया हो, ईयर वाइज देने का मतलब 17, 18, 19 करके दिया हो, तो ऐसे स्थिति में 17 प्रीवियस ईयर है, 18 करंट ईयर है और 19 नेक्स्ट ईयर है। तो ऐसे कंडीशन में केवल क्या होता है, एडिशन वर्क टू बी डन, यानी केवल ऐड का काम किया जाता है, केवल ऐड का काम किया जाता है। किसमें ऐड का काम किया जाता है, तो जो सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर है। सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर कौन सा है बताइए जल्दी, 18 ही ना है, 18 ही ना हमारा करंट ईयर है। तो 18 में जो भी इनकम या एक्सपेंडिचर रिसीव या पेड हुआ है वो लिखेंगे और केवल एडिशन का काम होगा, ऐड का ही काम करेंगे, लेस का काम नहीं करेंगे। हाँ, यानी आप एक बार यहां पर याद किए थे कि ये दो चीजें ऐड होती है ना, तो यही दो चीजें यहां पर भी ऐड होंगी, यानी केवल ऐड का ही काम होगा, लेस का काम नहीं होगा। अंतर समझ में आया या नहीं आया? आ गया। चलिए, तो ये दोनों ही फॉर्मेट आपको याद होनी चाहिए। नोट्स आपके पास जा चुका है ये वाला, बोलिए, नोट्स मिल गया है ना? यस सर। हाँ, चलिए, तो अब इससे रिलेटेड हम, आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ज़्यादातर एग्जाम में आप लोगों के यही पूछा जाता है, यही पूछा जाता है निकालने के लिए। आइए देखा जाए। अब आप देखो इलस्ट्रेशन नंबर 11। सबसे पहले बच्चे आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज मिल रही है अब? यस हेलो, सर। चलिए, यस सर, आ रही है। तो अब देखिए, तो आपको कह रहा है कि आप क्या कैलकुलेट कीजिए, क्या कंप्यूट कीजिए, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो ये 31 मार्च 2021 ये हमारा कौन सा ईयर है, आपको ध्यान में है? जी सर, जिसका अकाउंटिंग कर रहे हैं वो हमारा करंट ईयर है। तो 21 जो है वो करंट ईयर है, तो 19 क्या है, सॉरी 20 क्या है, प्रीवियस ईयर, और 22 क्या है, नेक्स्ट ईयर। चलिए, अब आप देखो, आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है जिसमें सब्सक्रिप्शन कितना दिया है, 1 लाख रुपया। केवल सब्सक्रिप्शन कितना दिया है, 1 लाख रुपया 1 लाख दिया है बाबू। अच्छा जी, तो आप जरा हमें सजेस्ट कीजिए कि हम इस फॉर्मेट से बनाएं, ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट से बनेगा कि नीचे वाले फॉर्मेट से बनेगा, बताइए हमें। नीचे वाला फॉर्मेट कब यूज करना था, नीचे वाला फॉर्मेट कब यूज करना था, जब सब्सक्रिप्शन हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ईयर वाइज दिया हो। क्या ईयर वाइज दिया है? ईयर वाइज दिया है या क्यूमुलेटिव दिया है? क्यूमुलेटिव दिया है। और आपको ये आउटस्टैंडिंग, ये रिसीव्ड इन एडवांस, इन सबों का क्या हम बोले थे, कहाँ दिया है?
एडजस्टमेंट में कहाँ दिया है? तो ये जो आप, तो बच्चे ये जो आपका इलुस्ट्रेशन है ये इस नियम से बनेगा ना, इस फॉर्मेट में बनेगा ना? बोलिए ना हाँ या ना। यस सर। अच्छा, अब देखिए इसी चीज को कितने तरीके से बना सकते हैं, पहले देखिएगा ध्यान से। पहले अगर हमको स्टेटमेंट बनाना है, ध्यान से देखना, तो सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो है वो यहां पर लिख देंगे। कितना रुपया बताइए, कितना लिख देंगे? 1 लाख लिख देंगे? बोलो, 1 लाख लिख देंगे जी? यस अच्छा, सर। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 जो कि प्रीवियस ईयर है, इसको क्या करना पड़ेगा बताओ ना जी? लेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अच्छा, लेस में डालेंगे जी सर। बताओ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर का है ना? यस सब्सक्रिप्शन लेस रिसीव्ड इन करेंगे। एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर का 30,000 है, क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड। वो सर ऐड करेंगे, ऐड। करंट ईयर का यानी 31 मार्च 2021 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, क्या करेंगे? ऐड। ऐड करेंगे। ऐड और करेंगे सर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का है 20,000, क्या करेंगे? लेस। अब वो समझ में आया? तो 1 लाख यस में 30,000 और 40,000, 70,000, 1,70,000 और 20,000, 40,000 घटा दिया जाए तो 1,70,000 में से 40,000 घटेगा तो यहाँ पे कितना पैसा बचेगा? 1,30,000। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब ध्यान से सुनना जी, ध्यान से सुनना। ये हम स्टेटमेंट में भी बना सकते हैं, आई बात समझ में? इस स्टेटमेंट में भी बना सकते हैं, या अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बच्चे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, तो ये जो जोड़ घटाव का काम किए हैं ना, ये जोड़ घटाव का काम हम डायरेक्ट कहां कर सकते हैं बताओ? इनकम साइड में। बाई सब्सक्रिप्शन 1 लाख लिख देंगे। बोलो, बोलेगा नहीं सर? ऐड Yes, क्या sir. करते हैं? करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं और प्रीवियस ईयर का एडवांस ऐड करते हैं। यस और नो? जोड़ लेते हैं 1,70,000। लेस क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग और करेंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस, और ये लेस करके सीधे बाहर लिख सकते हैं 1,30,000। एनी प्रॉब्लम? बोलो जी। नो सर। तो ध्यान देना, अगर केवल कैलकुलेट करने के लिए कहता है तो हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मेट में, जैसा कि आप देखो पेज नंबर 125 पर, पेज नंबर 125 पर, पेज नंबर 125 पे फॉर्मेट में बनाया है। यस सर। अरे बोलो यार, सब का सब एकदम बेवकूफ है सब। तुम लोग क्या नेटवर्क गड़बड़ है क्या? यस सर। पेज नंबर 125 पे, 1.25 पे इस फॉर्मेट में बनाया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बनाया है? इस फॉर्मेट में बनाया है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी बना सकते हैं। अब अगर कहता है कि नहीं, आप इसी प्रश्न का क्या बनाइए, क्या बनाइए? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइए। क्या बनाइए? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइए। तो आपको क्या कहा गया? क्या कहा गया? कहा गया कि जो प्रीवियस ईयर का एडवांस है, प्रीवियस ईयर का एडवांस कितना है? 30,000 यहां लिख देंगे।
30,000। जो करंट ईयर का पैसा रिसीव हुआ है 1,00,000 रुपया, वो बैंक से लिख देंगे। बोलिए। यस सर। यस और सर। यस सर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यहां लिख देंगे। यस सर। यहां पर 20,000 रुपया प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लिख देंगे। यस यस और सर। 20,000 रुपया करंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस लिख देंगे। यस और सर। यहाँ पे बच जाएगा 1,30,000 रुपया। बैलेंसिंग फिगर तो डेबिट में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख देंगे। बोलो। सर। यस सर। देखो अल्टरनेटिव जो नीचे बनाया हुआ है पेज नंबर 1.24 पर, ऐसे भी बना सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। जी सर। यस। अब देखो, अब 1,30,000 रुपया तो तुम इनकम में दिखा दिए, ठीक है ना? तो जब करेंट ईयर का बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में आपको बताया गया था, इधर क्या बताया गया था? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बताया गया था। फॉर्मेट याद है कि भूल गए? यस सर। और इधर बताया गया था इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। बोलिए। यस सर। यस सर। फॉर्मेट याद है कि दिखाएं? सर एक बार दिखाइए। दिखाते हैं। तो 31/3/2021 का तो फिगर तो 31/3 वाला ही ना लेंगे। जी सर। तो 40,000 इधर लिखा जाएगा और 20,000 इधर लिखा जाएगा। हो गया, ये बैलेंस शीट बन गया। देखिए दिया हुआ है। बोलिए। यस सर। पेज नंबर 1.24 पे। जी सर। अब आइए जरा इनको दिखा दिया जाए। जानवी को कह रही हैं कि हाँ सर एक बार दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इनकम लिखा हुआ है यस सर। और यहाँ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लिखा हुआ है। यस सर। तो करेंट 31/3 का बैलेंस शीट, सुनो ध्यान से, 31/3/2021 के बैलेंस शीट बनाएंगे तो 21 का फिगर लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इधर 40,000 और इधर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000, राइट? 20,000। यस सर। लेकिन अगर हम बैलेंस शीट बिगिनिंग ऑफ द ईयर बनाएंगे, यानी 1/4/2020 का बनाए या 31/3/2020 का बनाए, तो 2020 के बैलेंस शीट में किसका फिगर रहेगा? 2020 का। बोलो। यस सर। तो आउटस्टैंडिंग इनकम कितना दिखाएंगे 20,000। और रिसीव्ड इन एडवांस कितना दिखाएंगे? 30,000। समझ में आया जी कि किसी को कुछ पूछना यस है? सर। जब जिस डेट का बैलेंस शीट उस डेट का फिगर, जिस डेट का बैलेंस शीट उस डेट का फिगर। फिगर। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए अभी देखिए यहां कह रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 12 में कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 21 लाख। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है? 21 लाख। तो ये लिख 21 दिया जाए लाख। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 21 लाख। बोलिए। यस सर। These subscription include 30,000 for the year ending 31st March 2020। तो 2020 कौन सा है? प्रीवियस ईयर है। यस सर। तो प्रीवियस ईयर का 30,000 इसमें शामिल है। तो प्रीवियस ईयर का 30,000 इस साल क्यों मिला? क्योंकि प्रीवियस ईयर में बाकी था, तो लेस करेंगे। करेंट ईयर का कितना बाकी है? 40,000, तो ऐड करेंगे। कहता है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 50,000। 31 मार्च 2021 को सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 50,000। ये क्या है भाई?
अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, 1 मिनट। यहाँ कह रहा है कि ये जो 21 लाख है इसमें 30,000 2020 का शामिल है और 40,000 2022 का शामिल है। तो 2022 कौन सा है जी? नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर है ईयर। कि नहीं है? तो नेक्स्ट ईयर का पैसा यस हमको सर। करंट ईयर में एडवांस मिल रहा है। 22 का पैसा 21 में मिलने का मतलब क्या है? एडवांस मिल रहा है। एडवांस। सब्सक्रिप्शन ड्यू है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है 31 मार्च को, यानी ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। और कहता है कि 1 अप्रैल 2020 को हमको ये कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट जो है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट का मतलब ये पैसा हमको आगे लेकर के जाना है। 60,000 हमारा प्रीवियस ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस है। इस प्रकार से 21 लाख में 60,000 और 50,000 क्या करेंगे? जोड़ देंगे और 30,000 40,000 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हम 1 बाई 1 लिखे हैं। आपके बुक में क्या लिखा गया? पहले 21 लाख लिखा गया, फिर इसमें से दोनों लेस वाला आइटम लिख दिया गया। लेस वाला कौन कौन सा आइटम भाई? 30,000 और 40,000। बोलिए, बाहर गया 70,000, ये घट के आ गया 20,30,000। बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद दोनों यस ऐड सर। वाला आइटम लिख दिया। ऐड वाला कितना? 60,000 और 50,000। कितना जी? 1,10,000। और कितना आ गया? 19,20,000। यही 19,20,000 किस में दिखाया जाएगा? ला बेटा खोल दें। हाँ, यही 19,20,000 रुपए की जोड़ना था ना जी। सॉरी सॉरी सॉरी, 21 लाख ये कितना हो जाएगा जी? ये क्या कह रहा है? 1 अप्रैल, डिटरमाइन द अमाउंट कॉरस्पॉन्डिंग 1 अप्रैल 2020। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी 60,000 था, 60,000 में 30,000 मिला, 30,000 के बाद 50,000 रुपया बाकी रहा। अच्छा, तो 20,000 का आउटस्टैंडिंग निकल गया। देखो जी, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या कह दिया, जरा ध्यान देने वाली बात थी। ये जो लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल, जब कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट देता है 1 अप्रैल को, तो ध्यान देने वाली बात है 1 अप्रैल को हमारा कितना कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट था? कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट वो अमाउंट बोलते हैं जो कि हमारा एडजस्ट होने वाला है, यानी आउटस्टैंडिंग होने वाला है। इस 60,000 में से हमको प्रीवियस ईयर का कितना पैसा मिल गया है? 30,000। प्रीवियस ईयर का कितना पैसा मिल गया है? 30,000, जो कि ये कितना आ जाता है? 30,000। और 30,000 के बदले हमारे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 50,000। कितना है? 50,000। तो यानी ये 30 से बढ़ा कितना? करंट ईयर में बढ़ा कितना? 20,000 का 20,000। आउटस्टैंडिंग। हाँ, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकाल के नहीं दिया है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमको निकालना था, निकालना। करंट ईयर का, जो 20,000 निकल गया। तो 20,000 को ही केवल जोड़ा गया है, ठीक है ना। यही चीज एक्सप्लेनेशन में दिया है। यही चीज क्या दिया है? एक्सप्लेनेशन में दिया है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2021 अमाउंटिंग टू ₹50,000. It therefore includes subscription due but not received for the year 31st March 2020 amounting to ₹30,000, 60,000 minus 30,000, 31 मार्च 2021 subscription due for the year ending 31st March 2021 amounting only ₹20,000. How? The 50,000 minus 30,000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग केवल कितना है? 20,000। एडवांस नहीं है, करंट ईयर का एडवांस जो था वो माइनस हो चुका है। समझ गए? तो यहां पर सिर्फ ये आया 21 लाख,
ये दो चीजें जो लेस होनी थी 30,000 और 40,000, और ऐड होना है केवल आउटस्टैंडिंग 20,000। और इस आउटस्टैंडिंग को निकालने के लिए क्या किया गया, 60,000 रुपया जो था बिगिनिंग में ड्यू, उसमें से हमें कितने पैसे मिल चुके हैं, 30,000 मिल चुके हैं। तो 30,000 जो ड्यू है ये तो प्रीवियस ईयर का ही है, लेकिन करेंट ईयर के एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग कितना बतला रहा है, टोटल आउटस्टैंडिंग 50,000 बतला रहा है। इसका मतलब 20,000 ड्यू किसका है, करंट ईयर का। समझ में आया, बोलो जी। यस सर। चलिए, तो ये दो इलस्ट्रेशन अभी आप जरा देखो, इसके आधार पे बनने वाले और इलस्ट्रेशन आपको आगे बताए जाएंगे। अभी जितना सीखे उस पे जितने इलस्ट्रेशन बनने वाले हैं उसको बनाइए। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता देते हैं हम आपको, एक इलस्ट्रेशन और बता देंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम बनाने के लिए दे पाएंगे। एक इलस्ट्रेशन नंबर 13 निकालिए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 13 निकालो। बताओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 13 में सब्सक्रिप्शन कैसे दिया हुआ है, 20 का अलग, 21 का अलग, 22 का अलग, यस और नो? यस सर। 20 Yes, का sir. अलग, 21 का अलग और 22 का अलग। तो ये बताओ इस फॉर्मेट पे बनेगा कि नहीं बनेगा? सेकेंड वाले पे। बनेगा ना, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर सेपरेटली दिया है। बोलो, यस सर। बोलो, कर लेंगे, करंट ईयर का लेंगे? हेलो, अरे बोलो ना भाई। यस सर। तो करेंट ईयर का कितना लेंगे, 2,11,000 ले लेंगे? बोलो, नहीं बोलेगा सर। अरे बोलेगा साहब कि बंद करे क्लास? सर आपका आवाज रुक ओह, रुक के आ रहा है। मेरा ही रुक रुक के आ रहा है। अच्छा ठीक है, मेरी आवाज रुक रुक के आ रही है? और भी तो कोई जवाब दीजिए। अब ठीक है सर। अब ठीक आ रही है सर। अब यहाँ पर इस इलस्ट्रेशन नंबर 13 में जो सब्सक्रिप्शन का इनकम दिया है वो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर अलग अलग दिया है कि नहीं? यस सर, दिया हुआ। तो इस फॉर्मेट पे बनाएंगे ना? यस सर। जी सर। तो कितना लेंगे करंट ईयर का वैल्यू, 2,11,000 दिया है करंट ईयर दो का। यस सर। अब कहता है कि देयर आर 450 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। कहता है क्लब में 450 गो सदस्य है और हर सदस्य कितना पैसा देता है, 500 रुपये का सब्सक्रिप्शन देता है। तो बताओ कुल कितना पैसा मिलना चाहिए, 450 गुने 500, 2,25,000 तुमको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो ना। यस सर। मिलना चाहिए। जबकि 2,25,000 के अगेंस्ट में आपको सिर्फ कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं? 20,000। देख के बोलना है, देख के। 2,11,000 रिसीव हो रहा है।
तो 14,000 रुपया हमारा करंट ईयर का ड्यू हो जा रहा है कि नहीं? यस बोलो। अरे यस सर। जब इतने इतने मेंबर हैं, हर मेंबर 500 रुपया देगा, तो सब लोग देता तो कितना पैसा मेरे पास आता? 2,25,000। क्या हुआ सत्यम जायसवाल? यस सर, 2,25,000। तो कहाँ नहीं रिप्लाई देता है? बकलोल कहीं का, सब के सब। अरे किसी एक का भी आवाज हमको मिलेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये क्लासरूम थोड़ी है कि हम तुम्हारा चेहरा भी देख रहे हैं। 450 स्टूडेंट, 450 मेंबर अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं, हर मेंबर 500 रुपया अगर हमको देता तो हमको कितना पैसा मिलता? 2,25,000। 2,25,000। जबकि एक्चुअली हमको कितना पैसा रिसीव हुआ है? 2,11,000। तो 14,000 रुपया ड्यू हो गया कि नहीं हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। यस सर। तो यहाँ पे हम 14,000 क्या कर दिए? जोड़ देंगे, हाँ या ना? और ये आ जाएगा सर। हमारा 2,25,000। 25,000। और यही 2 लाख, ये चीज हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये चीज हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया है। नहीं दिया। तो यही 2,25,000 कहाँ शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यस यस Yes, सर। sir. चलिए, तो इलुस्ट्रेशन नंबर 11, 12, 13, इवन 14, 15, देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। जो हम ये 2 फॉर्मेट समझाए हैं और अकाउंट समझाए हैं उसी पर बेस्ड है, और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन जो आपके होमवर्क में है वो है 16, 17, 18, 19, 20। इतना क्वेश्चन कीजिए। और एक बात और कि इतने इलस्ट्रेशन और इतने क्वेश्चन करने हैं। आपके क्लासेस जो हैं वो क्लोज्ड हैं 7 और 8, फिर 9 से आपकी पढ़ाई शुरू होगी। ओके? ऑफलाइन होगी सर? आए? ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन? इसकी पूर्ण जानकारी जो है वो आपको कल मिलेगी। ऑफलाइन अगर हो गया तो ऑफलाइन चलेगा, ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन चलेगा। सर तो ठीक टाइमिंग है क्या ना? होगा? टाइमिंग भी सब बाद में ही डिसाइड होगा, अभी कुछ डिसाइड नहीं किए। अभी जो ऑनलाइन का टाइम है, ठीक है, यही रहेगा। यस सर। ऑनलाइन के टाइम पे ही अगर शुरू करना होगा तो ऑफलाइन भी शुरू करेंगे, ताकि सबके लिए कन्वीनियंट हो। नहीं तो पता चलेगा बैच का टाइम इधर उधर चेंज किए हैं तो सारे क्लासेस खुल चुके हैं सब लोगों का, तो पता चलेगा किसी का इंग्लिश टकरा रहा है तो किसी का मैथ्स टकरा रहा है, इसमें दिक्कत होने लगेगी। ठीक है? यस लेकिन जो भी होगा कन्वीनियंट टाइम लेकर के, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस जो हैं हम लोग को मॉर्निंग में खींचना है, 12 बजे के पहले खींचना है।
क्योंकि अगर मौसम में परिवर्तन हुआ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के बाद 12 बजे के बाद दोपहर में और 4 बजे के पहले कोई क्लास नहीं हो सकता है। 12 से 4 क्लासेस नहीं हो पाएंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही धूप होगी। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि हम तो एक बार जाकर के सेंटर पे इन कर गए, वहाँ तो पंखा वगैरह सब चल रहा है। आने जाने में बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए हम 12 से 4 में रखने का प्रयास नहीं करते हैं। जो भी है हम 5 बजे सुबह से शुरू कर देंगे, वो अलग की बात है, लेकिन 5 बजे से लेकर के 12 बजे तक चल सकता है, और फिर 4 बजे के बाद शाम के 8 बजे तक चल सकता है। हम इसी में सब बैच को एडजस्ट करेंगे जैसे जैसे हो। राइट, समय बहुत निकल गया है, इसलिए सब पर ध्यान देने की जरूरत है। बोलिए, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो जितना दिए हैं उतना कीजिए। कल और परसों 7 और 8 2 दिन क्लासेस नहीं होंगे। 9 को फिर अपने टाइम पर 10 बजे क्लास ज्वाइन कीजिएगा। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।